हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि द्वैत शासन का क्या प्रभाव पड़ा था बंगाल पर। उसमें हम लोगों ने राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर बात कर लिया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि द्वैत शासन के दौरान बंगाल में पूरी तरीके से अराजकता फैल जाती है। पूरा अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब जो भी शक्तिशाली है अपने से कमजोर का, अपने से गरीब का वो जो है जमीन या फिर पैसे वगैरह जो है उससे लूटता था, उसके जमीन पर कब्जा करता था। ऐसे पूरा लूटपाट का दौर चल रहा था, क्योंकि उस टाइम पर जो बंगाल का नवाब था उसके पास कोई वास्तविक शक्तियाँ थी नहीं। हम लोगों ने बात किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास शक्तियाँ तो थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को न्यायिक कार्यों से कोई मतलब ही नहीं था। तो इस तरीके से बंगाल में पूरा जो है अराजकता की स्थिति बन जाती है। पूरा लूटपाट का दौर से गुजर रहा होता है बंगाल वेस्ट शासन के टाइम पर। तो उस पर हम लोगों ने बात कर लिया था। और आर्थिक प्रभाव में हम लोगों ने देखा था कि उद्योगों का पतन होता है। और 1765 से 1767 के बीच इन 2 सालों में भारत से ब्रिटेन 57 लाख पाउंड की कुछ राशि भेजी जाती है। तो उस पर भी हम लोगों ने बात कर लिया था। और अंग्रेजों ने जो है खूब अच्छे तरीके से भारत को लूटा था। जो व्यापार संतुलन था वो भी ब्रिटेन के पक्ष में चला गया था। तो ऐसे कुछ पॉइंट पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने जो कल को एक ईस्ट इंडिया कंपनी, कल को जो एक सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी, अब देखते ही देखते भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई थी। तो उसके पीछे क्लाइव की क्या भूमिका थी, क्लाइव ने क्या क्या कार्य किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक शक्ति बनाने में, तो उस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। और क्लाइव की क्यों आलोचना की जाती है उस पर भी 2-4 पॉइंट हम लोगों ने लिख के ऐसे चर्चा कर लिया था। तो भी दोस्तों हम लोगों ने जो जो पीछे पढ़ा है, हम लोगों ने जो जो भी पीछे चर्चा किया है उस पर हम लोग कुछ प्रश्न ले लेंगे, कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और आप लोग भी, मैं कुछ प्रश्न देते जाऊंगा, तो आप लोग भी थोड़ा अटेम्प्ट करिएगा और लिखते रहिएगा, क्योंकि लिखने से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और आप तभी क्लियर कर पाएंगे कि हमने कितना समझा है कितना नहीं समझा है। लिखेंगे तभी वो क्लियर हो पाएगा। तो लिखिएगा, जरूर लिखने की कोशिश करिएगा। हालांकि आप एक बार में नहीं लिख पाएंगे तो आप प्रयास करिएगा, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप जरूर लिख लेंगे। तो फिलहाल पहले मैं चर्चा करूंगा, फिर आप वैसे वैसे करिएगा, तो आपको काफ़ी जो है मदद मिलेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोगों ने एक प्रश्न लिखवाया था, मैंने एक प्रश्न लिखवाया था कॉपी में कि पलासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं बल्कि एक विश्वासघात था। तो पहले इसी प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले यही प्रश्न लेते हैं हम लोग। पलासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं बल्कि एक विश्वासघात था। टिप्पणी करें, कमेंट। तो आप लोगों को पता होगा, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद जो क्वेश्चन की मुख्य मांग है, क्वेश्चन की जो मेन मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है प्रश्न में, उस पे आना होता है फिर मेन बॉडी। फिर उसके बाद हमें निष्कर्ष पर आ जाना होता है, कंक्लूजन पर। तो पहले स्टार्ट पे बात कर लेते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। कुछ लोगों को तो स्टार्ट करने में ही प्रॉब्लम होती है, स्टार्ट करने में ही समस्या आती है कि शुरुआत कैसे करना है प्रश्न की। पहले उस पर ही बात कर लेते हैं। स्टार्ट करने में आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट और जो प्रश्न का प्रारंभ और प्रश्न का निष्कर्ष ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर ये है कि क्वेश्चन की मेन मांग, मुख्य मांग क्या है, वो आपका मेन आंसर है। स्टार्ट तो हम स्टार्ट करते हैं एक बैकग्राउंड के लिए कि दो दो लाइन लिख देते हैं या परिचय में या फिर कुछ बता देते हैं बैकग्राउंड के तौर पर। लेकिन
प्रश्न का प्रारंभ, प्रश्न का जो आप स्टार्ट करते हैं और निष्कर्ष आपका ये आंसर नहीं होता है। आपका आंसर प्रश्न की जो मुख्य मांग होती है वही आपका आंसर होता है। तो फिलहाल हम लोग एक बार स्टार्ट कैसे करना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, पलासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं बल्कि एक विश्वासघात था, टिप्पणी करें। तो सबसे पहले तो आपको क्या पूछा गया है, पलासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं। तो आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए आप स्टार्ट करने के लिए आप पलासी का जो है इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। पलासी का युद्ध जो हुआ था, पलासी की लड़ाई के बारे में आप 2 लाइन ऐसे लिख के बता सकते हैं, या फिर आप पलासी की लड़ाई आप लिख दीजिए 2 लाइन, या फिर आप बंगाल विजय के बारे में 2 लाइन लिख सकते हैं कि बंगाल विजय के क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो जिसमें पलासी की लड़ाई पहले लड़ी गई थी और बक्सर का युद्ध बाद में, तो जिसमें अंग्रेजों को सफलता मिली थी और बंगाल के नवाब की पराजय हुई थी, ऐसे आप लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि पलासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी 1757 में, जिसमें अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिली और बंगाल के नवाब की पराजय हुई। आप ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप एक तरीका और शुरुआत कर सकते हैं कि साम्राज्य विस्तार के क्रम में अंग्रेजों और भारतीय शासकों के बीच में कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसमें पलासी का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, इसमें अंग्रेजों को सफलता मिली थी। आप ऐसे लिख सकते हैं अपने तरीके से। आपको फिलहाल एक जो पलासी का लड़ाई हुआ था उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, आप ऐसे बता सकते हैं। हम इसमें लिख सकते हैं कि 1757 में पलासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुई थी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। उसके बाद स्टार्ट तो हमारा हो गया, प्रारंभ हमने कर दिया मान लीजिए, ठीक है। शुरुआत करने के बाद पहले आपने प्रश्न को शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप ऐसे स्टार्ट करके लिख सकते हैं, पलासी के बारे में लिख सकते हैं, या फिर बंगाल विजय के बारे में लिख सकते हैं। बंगाल विजय के क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसमें पहली लड़ाई पलासी की लड़ाई थी, जिसमें अंग्रेजों को सफलता मिली और बंगाल के नवाब की पराजय हुई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपने तरीके से, इंट्रोडक्शन आपको देना है पलासी के युद्ध का, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट कर दिया अभी। तो अभी स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमने ठीक है स्टार्ट में हमने पलासी के युद्ध का एक छोटा सा परिचय दे दिया। बहुत ज्यादा आपको भूमिका में आपको प्रारंभ करने के लिए बहुत ज्यादा शब्द खर्च नहीं करने होते हैं। आप 2 लाइन 3 लाइन में आपको भूमिका समेट देना है, 2-3 लाइन लिख के हट जाना है, बहुत ज्यादा वहां पर शब्द खर्च नहीं करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट करने के बाद आपको मेन पॉइंट पर आना है कि प्रश्न की मुख्य मांग क्या है। मेन बॉडी पर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखिए कि प्रश्न में कितने प्रश्न, मतलब प्रश्न जो पूछा गया है उससे आप कितने प्रश्न बना सकते हैं। जो भी प्रश्न पूछा गया है पहले आप उनका खंडन करिए, उनको ब्रेक करिए, आप उसे कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, आप प्रश्न में कितने सारे प्रश्न बना सकते हैं, पहले आपको वो देखना है। तो हम लोग देखते हैं इसमें, पलासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं बल्कि एक विश्वासघात था। तो इसमें हमें कितने प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, पलासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं। स्टार्ट करने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ आगे क्या करना है, पहले स्टार्ट करना है उसके बाद क्या करना है, मेन बॉडी। तो पलासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं। एक प्रश्न तो हमारा ये हो गया, इस प्रश्न में से हमने ब्रेक कर दिया इसको। तो पहले हमने ब्रेक किया पलासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं, हमने दूसरा क्या ब्रेक किया, बल्कि एक विश्वासघात था, एक विश्वासघात
विश्वास घात। हाँ, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा ये हो गया। प्रश्न में से प्रश्न हमने निकाला, तो पहले हमने क्या प्रश्न निकाला? पलासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था। और दूसरा प्रश्न हमने क्या निकाला? एक विश्वासघात था। तो ऐसे आपको ब्रेक कर देना है। प्रश्न जो पूछा गया होता है, आपको उस प्रश्न में को ब्रेक कर देना। आपको पहले ये देखना होगा कि इस प्रश्न में से हम कितने सारे प्रश्न निकाल सकते हैं, इस प्रश्न में से हम कितने प्रश्न बना सकते हैं। आपको ब्रेक करना पड़ेगा, खंडन करना पड़ेगा आपको प्रश्न को। तो इससे क्या होगा, पहले तो प्रश्न अगर आप पूरा प्रश्न पढ़ने के चक्कर में, पूरा साथ में लिखने के चक्कर में पढ़ जाएंगे, तो आपको काफी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि एक तरफ से पढ़ते हैं और कुछ लोग एक तरफ से माइंड में से निकल भी जाता है। तो आप ब्रेक कर देंगे तो आपके सामने टारगेट रहेगा कि हाँ पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है। तो इससे आपको आपको काफी सरलता होगी। तो पहले हमने ब्रेक कर दिया। और तीसरा प्रश्न क्या है? टिप्पणी करें। टिप्पणी करें यानी कि आपको कमेंट करना है, आपको अपने विचार लिखना है इसमें। आपने क्या समझा है, आपके विचार क्या है इसको लेकर। तो आपको अपने विचार लिखना है इसमें। तो हमने प्रश्नों को ब्रेक कर दिया। प्लासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था। और दूसरा प्रश्न हमने क्या लिखा निकाला इसमें से? एक विश्वासघात था। उसके बाद टिप्पणी करें। तो हम लोगों ने प्रश्न में से प्रश्न को ब्रेक करके अलग अलग छोटे 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 प्रश्न निकाल लिया। अभी आपको इन्हीं प्रश्न, इस जो आपने छोटे छोटे प्रश्न बनाए, प्रश्न में से आपको इन छोटे प्रश्नों को लिखना है। तो आपको काफी सरलता होगी लिखने में। देखिए आपको आपको लिखना कैसे है। कोई भी जो मैं बात करूंगा, कोई भी कॉपी में जो जो मैंने लिखवाया है उससे अलग हट के कुछ बात नहीं करेंगे हम। जो कॉपी में लिखवाया है उसी पे बात करेंगे हम लोग। तो पलासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था। अभी पलासी का युद्ध बड़ा युद्ध कैसे नहीं था? हम लोग जब पलासी का युद्ध पढ़ रहे थे तो बात किया था हम लोगों ने कि पलासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था। कैसे नहीं था? क्योंकि उसमें जो क्लाइव था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के जो उसके मुख्य जो अधिकारी थे, उनके मेन अधिकारी को अपनी तरफ मिला लिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इससे क्या हुआ, जो नवाब था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, उसकी स्थिति कमजोर हो गई। क्लाइव ने उसको पहले ही इतना कमजोर कर दिया कि वो युद्ध लड़ ही ना पाए। तो वो युद्ध तो लड़ ही नहीं पाया। क्योंकि जो क्लाइव के जो सैनिक अधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी थे जो थे, क्लाइव ने उनको अपनी तरफ मिला लिया था। नवाब के जो मेन लोग थे उनको अपनी तरफ मिला लिया था। तो नवाब युद्ध लड़ ही नहीं पाया था। कैसे नहीं लड़ पाया था? क्योंकि जो उस टाइम पर हम लोगों ने बात किया था कि पिछड़ा सैन्य संगठन था। कुछ सेना आप लेके आ रहे, कुछ सेना आप लेके आ रहे, कुछ सेना आप लेके आ रहे। तो ऐसे ऐसे करके कुछ लोग जो है सेना के मेन होते थे, वो अपनी सेना लाते थे, फिर पूरी सेना मिलती थी। बंगाल के नवाब के पास सेना थी, बड़ी सेना थी, 40-50 हजार की सेना थी। लेकिन वो 40-50 हजार की पूरी सेना युद्ध नहीं लड़ती है। हम लोगों ने बात किया था पलासी का युद्ध जब हम लोग पढ़ रहे थे। आप लोग देखिएगा, अगर माइंड में से निकल गया हो तो आप लोग दोबारा भी स्पीड में करके देख सकते हैं रिवीजन के लिए। तो पूरी जो सेना थी नवाब की, बंगाल के नवाब की यानी सिराजुद्दौला की जो पूरी सेना थी, 40-50 हजार की सेना, उसने युद्ध में तो भाग लिया ही नहीं। क्योंकि जो उसके बड़े बड़े सैनिक अधिकारी थे वो क्लाइव की तरफ मिल गए थे। तो उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध लड़ने ही नहीं दिया। उनके सैनिकों ने तो युद्ध लड़ा ही नहीं। उल्टा जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको उन्होंने कह दिया, कुछ जो उसके सैनिक अधिकारी थे, मीर जाफर, खादिम खान, राय दुर्लभ, ऐसे कुछ हम लोगों ने नाम भी लिखे थे। इन लोगों ने कह दिया नवाब को कि आप अपनी सेना लेके पीछे हट जाइए, हम लोग संभाल लेंगे, हम लोग युद्ध देख लेंगे, ऐसा कहा था उसके सैनिक अधिकारियों ने नवाब को। तो नवाब अपनी सेना लेके पीछे हट जाता है। तो बहुत ज्यादा सैनिकों ने युद्ध लड़ा ही नहीं था। मात्र कुछ 8-10 हजार, 4-5 हजार कुछ सैनिकों ने युद्ध लड़ा था। तो कोई बड़ा युद्ध हुआ ही नहीं था। बड़ा युद्ध का मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बड़ा युद्ध का मतलब ये कि इधर से बड़ी सेना हो, उधर से बड़ी सेना हो, इधर से बड़े बड़े मतलब कि ज्यादा हथियारों का प्रयोग किया जाए, इधर से ज्यादा हथियारों का प्रयोग किया जाए, युद्ध काफी लंबे टाइम तक चले, उसमें काफी ज्यादा लोग मारे जाएं। तो ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था प्लासी के युद्ध में। हम लोगों ने बात किया था 5-7 घंटों में युद्ध खत्म हो गया था। तो बड़ा युद्ध तो था ही नहीं। चर्चा किया था हम लोगों ने विस्तार से। तो आपने जो जो समझा है, अपने टॉपिक को जो जो समझा है, टॉपिक के हिसाब से आपकी जो समझ है, आपको अपने समझ को लिखना है यहाँ पर। तो बड़ा युद्ध नहीं था, पहले हमें ये बता देना है कि पलासी का युद्ध बड़ा युद्ध नहीं था। बड़ा युद्ध कैसे नहीं था आपको लिख के बता देना है। उसके बाद
एक विश्वासघात था। तो क्लाइव ने विश्वासघात ही किया था, और क्या किया था, विश्वासघात के जरिए ही जीता था। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के जो सैनिक अधिकारी थे उनको अपनी तरफ मिला लिया था। तो ये तो विश्वासघात ही हो गया ना, बड़े पैमाने पर विश्वासघात हुआ था, क्योंकि उसके ज्यादातर जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उसके बड़े बड़े सैनिक अधिकारी और व्यापारी थे नवाब के, वो क्लाइव से जाके मिल गए थे। तो उन्होंने तो नवाब के साथ, सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात ही किया था, और जाके क्लाइव के साथ मिल गए थे। अपनी सेना को लड़ने ही नहीं दिया, युद्ध, बड़ा युद्ध हुआ नहीं, और विश्वासघात तो हुआ था सिराजुद्दौला के साथ। तो विश्वासघात तो ऐसे हुआ था। उसके बाद क्या कहा गया है, टिप्पणी करें। टिप्पणी करें यानी कि आपको अपने विचार लिखना है, आपकी क्या राय है इस प्रश्न को लेकर, यानी कि इसके हिसाब से आपके माइंड में क्या है, आपके विचार क्या हैं, आपको अपने विचारों को लिखना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। सीधा सिंपल सा प्रश्न है, और ज्यादा बहुत कुछ नहीं है, जिसने समझा होगा वो लिख जाएगा। तो हम लोगों ने अच्छे से जो है बात किया था। और प्रश्न लिखते टाइम आप लोग ध्यान रखिएगा, आप आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, और पॉइंट वाइज, बिंदु वाइज भी लिख सकते हैं आप। और लिखते टाइम कभी भी, एक छोटी मोटी चीजें को मैं बता दे रहा हूँ, कभी भी जो है लिखते टाइम प्रश्न को पूरा पेज यहाँ से यहाँ तक ऐसे मत लिखते चलिएगा, इससे आपको लॉस होगा। आपको क्या करना है, पहले ऐसे 2 लाइन नीचे ऊपर मार देना है साइड साइड में, फिर ऐसे 2 लाइन स्टार्ट करके लिख देना है, और जो प्रश्न की मेन मांग होगी उसको लिख देना है, और 1-2 लाइन आपको ऐसे निष्कर्ष के तौर पर लिख देना है। ऐसे कम शब्दों में आपको अपने प्रश्न को लिख के बताना है। और पहले तो आप लोग स्टार्ट जब करेंगे प्रश्न लिखना, तो डरिएगा मत। आपको लिखते टाइम ये इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि हमारे शब्द कितने हो जा रहे हैं। आपको लिखने स्टार्ट करते टाइम आपको ये माइंड में से निकाल देना है कि मुझे 40 शब्दों में ये लिखना है, 50 शब्दों में ये लिखना है, माइंड में से वो सब चीजें निकाल देना है आपको। आप बस लिखिए, आपकी जो समझ है पहले तो एकदम जी भर के लिखिए, जो जो आपके मन में है, जो नाम, जो जो एग्जाम्पल, जो जो आपके माइंड में है, वो सभी लिखिएगा, जी भर के लिखिएगा, तसल्ली से एकदम टाइम लेके। फिर आप लिखते लिखते आपकी आदत पड़ जाएगी, आप खुद ही जो है कम टाइम में आप प्रश्न को लिखने लगेंगे। तो पहले ये सब प्रयास से, प्रैक्टिस से ही होगा, ऐसे अचानक से तो होगा नहीं 1-2 बार में। तो जब आप शुरुआत करेंगे 1-2 बार, तो आप शब्द सीमा पर मत जाइएगा। पहले आप देखिएगा कि प्रश्न की मुख्य मांग क्या है, पहले तो प्रश्न की मुख्य मांग को लिखने की कोशिश करिएगा। तो ऐसे हम लोगों ने अभी ये प्रश्न ले लिया, अभी जो भी आपका इस पर विचार रहेगा वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी आपके, आपने क्या समझा है टॉपिक को लेकर, आपकी समझ क्या है, यूपीएससी वो चाहती हैं। यूपीएससी किसी इतिहासकार को नहीं चाहती हैं, किसी इकोनॉमिक के जानकार को नहीं चाहती हैं। यूपीएससी आपको आपके जो है विषय के जरिए आपके बौद्धिक क्षमता का टेस्ट लेती हैं। तो आपको वहां पर बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको कुछ प्रश्न सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएंगे, जो कि एकदम सिंपल से होंगे, आप सीधे लाइन बाय लाइन आप लिख सकते हैं, लेकिन वो उसका काम ही है प्रश्न को घुमा के पूछना, और आपका काम है प्रश्न को तोड़ के, ब्रेक करके 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 छोटे छोटे प्रश्न बना करके आपको उसके हिसाब से चलना है। तो आपको बहुत ज्यादा उलझना नहीं है, पहले तो प्रश्न में आपको यही देखना है कि प्रश्न की मुख्य मांग क्या है। तो अभी जैसे हम लोगों ने ये प्रश्न लिया, अभी एक और प्रश्न ले लेते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, इसमें मैंने कुछ खास नहीं बताया है फिलहाल। तभी हम लोग एक और प्लासी पर ही एक और क्वेश्चन को देखेंगे। तो फिलहाल इसमें हम लोगों ने चर्चा कर लिया, एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग। आप लोग अटेम्प्ट जरूर करिएगा, आप लोग क्वेश्चन को लिखिएगा, प्रयास करिएगा, आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे तभी लिख पाएंगे। इससे एक बार में अचानक से जिंदगी बदलने वाले नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, ये मेरे ख्याल से 2018 में पूछा गया था। प्रश्न ये था कि पलासी के युद्ध ने, पलासी के युद्ध ने, ऐसे लिखेंगे, पलासी के युद्ध 1757,
ने प्लासी के युद्ध ने इस तरह से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सर्वोच्चता को चिन्हित किया। ये 2018 में पूछा गया था। प्लासी के युद्ध 1757 ने इस तरह से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सर्वोच्चता को चिन्हित किया। तो इसमें भी पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक सी बात है, पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट आप कैसे करेंगे? ये भी प्लासी के युद्ध से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर भी प्लासी के युद्ध का एक छोटा सा परिचय दे सकते हैं। डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था, इसमें अंग्रेजों को सफलता मिली थी। या फिर आप बंगाल विजय के क्रम में 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी जिसमें अंग्रेजों को सफलता मिली थी, आप ऐसे लिख सकते हैं। या फिर साम्राज्य विस्तार के क्रम में अंग्रेजों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें एक प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में लड़ी गई थी, एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी जिसने भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार के क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको एक स्टार्ट करना है, आप बैकग्राउंड के तौर पर, इंट्रोडक्शन के तौर पर ऐसे आप लिख सकते हैं। तो हमने प्लासी के युद्ध का एक छोटा सा परिचय दे दिया, हमने। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपका ये पहला स्टेप है। तो आपने एक परिचय दे दिया प्लासी के युद्ध पर, छोटा सा परिचय दे दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपका ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, प्रश्न में से आपको देखना है कि प्रश्न में से आप कितने प्रश्न को तोड़ सकते हैं। ब्रेकिंग, आपको प्रश्नों को ब्रेक करना है। प्लासी का युद्ध ने इस तरह से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सर्वोच्चता को चिन्हित किया। तो इसमें तो एक ही प्रश्न पूछा गया है। अगर हमें देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, प्लासी के युद्ध ने इस तरह से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सर्वोच्चता को चिन्हित किया। यानी कि ये पूछ रहा है किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सर्वोच्चता चिन्हित हुई भारत में। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जो कल को सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी से ये कैसे एक राजनीतिक शक्ति बन गई भारत में, आपको वही बताना है किस तरह से ये जो है राजनीतिक शक्ति बन गई। तो हम लोगों ने पढ़ा था, एकदम विस्तार से चर्चा किया था हम लोगों ने, टॉपिक पर हम लोगों ने अच्छे से चर्चा किया था, और जो उसका महत्व था उस पर भी चर्चा किया था हम लोगों ने। तो आपको जो है घटनाक्रम हम लोगों ने जो पढ़ लिया था, आपको वही बताना है किस तरीके से पहले हम लोगों ने बात किया था कि कर्नाटक, यानी कि दक्षिण भारत से अंग्रेजों ने शुरुआत किया था। दक्षिण भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। कर्नाटक में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो दक्षिण भारत से अंग्रेजों ने शुरू किया था, तो अंग्रेजों को वहां से सफलता मिलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने टारगेट किया बंगाल को, फिर प्लासी का युद्ध जीता अंग्रेजों ने, बक्सर का युद्ध। तो ऐसे आपको एक क्रम में बताना है कि कैसे मतलब किस तरीके से अंग्रेजों के क्या क्या स्टेप थे। अंग्रेजों ने जो है भारत में, जो कल को सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी कैसे ही देखते देखते वो एक राजनीतिक शक्ति बन गई थी। तो आपको उन्हीं सब पॉइंट को बताना है। आपको यहाँ पर जो है प्लासी का युद्ध से पूछा गया है। तो प्लासी के युद्ध के बाद हम लोगों ने, आपको याद होगा तो प्लासी के युद्ध का महत्व हम लोगों ने लिखवाया था ईस्ट इंडिया कंपनी के दृष्टिकोण से। तो आप उस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्या क्या आप उनको फायदा हुआ था, जो है
अभी पहले मीर जाफर था, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर, जो है अभी मतलब बंगाल में पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में कौन नवाब रहेगा ये कौन तय कर रहा था, अंग्रेज कर रहे थे। तो आप इन सब पॉइंट को लिख सकते हैं। आप दस्तक का दुरुपयोग, अंग्रेज इसी मुद्दे पर, दस्तक के मुद्दे पर हुआ था। अभी अंग्रेज इसके बाद फ्री ट्रेड करने लगेंगे। तो आप लोग इस पर अपनी समझ, जो आपकी समझ है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग, लिखेंगे भारत भारत की चाबी को भारत की चाबी को डुप्ले भारत की चाबी को डुप्ले ने भारत की चाबी को डुप्ले ने मद्रास में खोजने की भूल की, कॉमा, भारत की चाबी को डुप्ले ने मद्रास में खोजने की भूल की, कॉमा, क्लाइव ने प्रयास किया क्लाइव ने प्रयास किया और बंगाल में पाया। बंगाल में पाया, टिप्पणी करें। तो यहाँ पर भी आपको पहले एक देखना है कि बैकग्राउंड के तौर पर क्या बताना है, कि स्टार्ट करना है आपको पहले। अब ये तो जो है पलासी के युद्ध से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि डुप्ले और क्लाइव की लड़ाई जो हुई थी वो कर्नाटिक युद्ध में हुई थी। उस टाइम पर हालांकि क्लाइव था, सेकंड कर्नाटिक युद्ध में क्लाइव था, कर्नाटिक दक्षिण भारत में ही था। उसके बाद वो पलासी के युद्ध में चला गया था, बंगाल में था क्लाइव। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन के तौर पर ऐसे बता सकते हैं कि 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच में जो व्यापार के एकाधिकार को लेकर प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, उसमें डुप्ले और क्लाइव, उसमें दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमें देखने को मिलते हैं। उसमें दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं, डुप्ले और क्लाइव। आप ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया व्यापारिक कंपनी के बीच में जो व्यापार के एकाधिकार को लेकर कर्नाटक के क्षेत्र में जो 3 युद्ध लड़े गए थे, उनमें 2 प्रमुख हमें महत्वपूर्ण नाम देखने को मिलते हैं, डुप्ले और क्लाइव। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपने तरीके से। आपको 2-3 लाइन में भूमिका लिखना है बैकग्राउंड के तौर पर। आपको जो है, आप किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो डुप्ले और क्लाइव के बीच में हम लोगों ने बात किया था कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, उसमें हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर लिया था। तो इसमें पहले तो आपको स्टार्ट करना है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है आपका, ब्रेक करना है आपको। प्रश्न को आपको पहले ब्रेक करना है, फिर अभी दूसरा स्टेप आपका ये होना चाहिए स्टार्ट करने के बाद। तो स्टार्ट में तो आप लिख सकते हैं कि वही जैसे मैंने बताया कि कर्नाटक क्षेत्र में 3 युद्ध लड़े गए थे, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में, ब्रिटेन के बीच में। उसमें हमें 2 महत्वपूर्ण नाम देखने को मिलते हैं, जिन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, डुप्ले और क्लाइव। आप इस तरीके से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ब्रेक करना है प्रश्नों को। प्रश्न में से यानी कि आप कितने और प्रश्न बना सकते हैं, प्रश्न में से आप कितने छोटे छोटे प्रश्न बना सकते हैं, आपको वो देखना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, भारत की चाबी को डुप्ले ने मद्रास में खोजने की भूल की। पहला प्रश्न तो आपका ये हो गया, भारत की चाबी को डुप्ले ने मद्रास में खोजने की भूल की। पहला प्रश्न आपका ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, क्लाइव ने प्रयास किया और बंगाल में पाया। यानी कि हमें इससे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो डुप्ले था, डुप्ले ने मद्रास को आधार बनाकर
भारत को जीतना चाहा, भारत को जीतना चाहा और ये असफल रहा। डुप्ले ने मद्रास को आधार बनाकर भारत को जीतना चाहा और असफल रहा। दूसरा प्रश्न क्या है इसमें हम लोगों ने निकाला कि क्लाइव ने बंगाल को आधार बनाकर भारत को जीतना चाहा और क्लाइव को सफलता मिली, क्लाइव को सफलता मिली। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न को ब्रेक कर दिया। उसके बाद क्या किया है, टिप्पणी करें, यानी कि आपको अपने यहाँ पर विचार लिखना है। आपको आपने जो समझा इस टॉपिक को लेकर, आपकी जो समझ है, आपको उसी को लिखना है बस यहाँ पर। अब डुप्ले ने मद्रास को आधार बनाकर भारत को जीतना चाहा। तो हम लोग ने बात किया था कि फ्रांसीसियों का जो मुख्य बेस था, जो उनका मजबूत बेस था फ्रांसीसियों का, वो तो पांडिचेरी ही था। दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत थी, उनका मजबूत बेस था जो था पांडिचेरी ही था। तो डुप्ले ने वहां से स्टार्ट किया था। और घटनाक्रम में हम लोगों ने देखा था कि कहानी कुछ ऐसी चली थी कि डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई थी पहले कर्नाटक युद्ध से, क्योंकि डुप्ले को सफलता मिली थी। भले ही मद्रास उसके हाथ से चला गया हो एक्सलासोपिल संधि के बाद, लेकिन डुप्ले को सफलता मिली थी, उसका महत्वाकांक्षा बढ़ा हुआ था। तो डुप्ले का कॉन्फिडेंस हाई था एकदम, उसको मौके की तलाश में था डुप्ले। और जैसे उसको परिस्थितियां अनुकूल होती हुई दिखाई दी उसको कि हाँ यही मौका है, अभी हमें यहाँ पर जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था हैदराबाद में, कर्नाटक में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, और इधर कर्नाटक में चांदा साहब और नवाब अनवरुद्दीन के भी जो युद्ध से उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष चल रहा था, डुप्ले ने देखा कि मौका है अच्छा, हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। डुप्ले ने हस्तक्षेप किया, अपनी मर्जी से शासक बनाया, उसको सफलता मिली। लेकिन इस सफलता के बाद भी डुप्ले को इतना बड़ा आधार मिल गया था, उसके बाद भी डुप्ले भारत को जीत नहीं पाया था। और क्लाइव ने जो है शुरुआत तो अंग्रेजों ने भी यहाँ से ही किया था, कर्नाटक युद्ध से ही। पहले कर्नाटक युद्ध में डुप्ले को सफलता मिली थी, अंग्रेज हार गए थे पहले कर्नाटक युद्ध में। दूसरे कर्नाटक युद्ध से क्लाइव ने जो है पलटी मार दी, पूरे मोर्चे को ही पलट दिया था। और सब कहाँ से किया था क्लाइव ने, पहले तो एक अर्काट घेराबंदी किया था, उसके बाद जो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीता था वो काम आया था अंग्रेजों को तीसरे कर्नाटक युद्ध में। तो हम लोगों ने बात किया था तीसरे कर्नाटक युद्ध में प्लासी के संसाधन काम आए थे। तो प्लासी का युद्ध जीत लिया अंग्रेजों ने, तो उसके बाद ही तो उस बंगाल के संसाधन काम आए कर्नाटक युद्ध में, तो जिससे कि हैदराबाद से भी फ्रांसीसियों को बाहर किया अंग्रेजों ने, तीसरा कर्नाटक युद्ध भी जीत लिया अंग्रेजों ने। तो बंगाल के संसाधन किस तरीके से काम आए, और प्लासी के युद्ध में पहले हाथ मारा इसने अंग्रेजों ने पहले प्लासी के युद्ध में जो है बाजी मार लिया, अंग्रेज जीत गए थे। तो आपको यहाँ पर आपने समझ को ही लिखना है, जो आपने समझा है उसको ही आपको टिप्पणी के तौर पर आपको लिखना है। एकदम ही आपको जो है आड़े हाथे लेकर एकदम ही उल्टी दिशा में नहीं चलना है, आपको बैलेंस हमेशा बना के चलना है। प्रश्न में आप कभी भी आंसर लिख रहे हैं तो वहां पर आपको बैलेंस लेके चलना है। अगर मान लो इसी पर हम अगर यहाँ पर टिप्पणी करें को हटा के अगर लिख दें कि इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, और टिप्पणी करे को हटा के लिख दें कि इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं इसमें कि हाँ निश्चित तौर पर प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों को जो सफलता मिली वो एक बड़ी सफलता थी। निसंदेह ये कहा जा सकता है कि अंग्रेजों को उसका बहुत ही व्यापक जो है अंग्रेजों को उसका बहुत ही बड़ा जो है प्रॉफिट मिला, अंग्रेजों को प्लासी के युद्ध का बहुत ही बड़ा लाभ मिला, उनका बहुत ही व्यापक लाभ मिला। और ये भी कहा जा सकता है कि इसका आधार कर्नाटक युद्ध से ही शुरू हुआ था, इसका आधार जो रखा था अंग्रेजों ने कर्नाटक युद्ध से ही रखा था, क्योंकि सेकंड कर्नाटक युद्ध में क्लाइव ने अर्काट को जीता था, तो वहीं से ही शुरुआत किया था अंग्रेजों ने। अर्काट को जीतने के बाद प्लासी के युद्ध को जीता था क्लाइव ने। तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से।
कि हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि इसका आधार कर्नाटक युद्ध ने ही रखा था, और ये भी कहा जा सकता है कि इसमें यदि अगर फ्रांसीसी सरकार जो है डुप्ले को सपोर्ट करती, डुप्ले आर्थिक अपनी तंगी को समझ जाता या फिर थोड़ा कम जिद्दी होता, जो ढीठपन जो था डुप्ले के अंदर वो थोड़ा कम रहता, तो परिणाम तो कुछ भी हो सकता था। हम इस तरीके से अपने बातों को लिख सकते हैं। आपको अपने विचारों को लिखना है बस। मैं चाहूँ तो अभी मैं प्रश्न को लिखवा सकता हूँ, हम प्रश्न को लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, आप मैं नहीं चाहता हूँ कि आप निर्भर हो जाए किसी के ऊपर। आप खुद से लिखेंगे तो आप जो है ड्राइविंग कैसे करना है वो आपको खुद सीखनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस करते करते आप इतना मतलब कि हो जाएंगे, इतने सफल हो जाएंगे कि आप किसी भी प्रश्न को जो है आप उसमें तुरंत ये देख पाएंगे कि इसमें मुख्य मांग क्या है प्रश्न की। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि अगर मान लो मैं प्रश्न लिखवा भी दूंगा तो उससे क्या होगा, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। प्रश्न आपको खुद लिखना पड़ेगा, आपको ड्राइविंग सीखना पड़ेगा कि हाँ कैसे ड्राइविंग करना है। दिशा आपको तय करनी है प्रश्न को देखकर, पहले ब्रेक करना, पहले स्टार्ट करना है फिर ब्रेक करना है, उसके हिसाब से आपको लिखते चले जाना है। तो आपको इसी तरीके से करना है। मैं नहीं चाहता हूँ निर्भरता, आप किसी के ऊपर निर्भर रहे प्रश्न लिखने के लिए। मैं लिखवाऊंगा तो आप मेरे ऊपर निर्भर हो जाएंगे। आपको किसी के ऊपर भी निर्भरता नहीं बनानी है, ड्राइविंग अपने हाथ में रखना है। जब भी प्रश्न को लिखेंगे अपने माइंड से लिखेंगे। आपने अगर टॉपिक को पढ़ा है तो आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मैं प्रश्न लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग एक दो प्रश्नों को और लेते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग और उस पर बात करते हैं। तो प्रश्न लेते हैं, पलासी के निर्णयों को पलासी के निर्णयों को बक्सर बक्सर के युद्ध ने पुष्ट किया। टिप्पणी करें। अभी यहाँ पर भी आप आंसर लिखेंगे। पलासी के निर्णयों को बक्सर के युद्ध ने पुष्ट किया, टिप्पणी करें। तो पहले तो आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट में हम लोगों ने बात किया, आप अगर युद्ध हुआ है तो आप उस युद्ध के बारे में एक परिचय दे सकते हैं। जैसे पलासी का युद्ध हुआ था, पलासी के युद्ध के बारे में छोटा सा 2 लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि हम प्रश्न में से कितने प्रश्नों को तोड़ सकते हैं, प्रश्न में से कितने छोटे छोटे प्रश्नों को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखना है हम कितने प्रश्न निकाल सकते हैं। पलासी के निर्णयों को, पलासी के निर्णय क्या क्या थे? पलासी के निर्णय क्या क्या थे? एक ये हम लोगों ने निकाल दिया। दूसरा प्रश्न हमने क्या निकाल दिया? बक्सर के युद्ध ने पुष्ट किया। बक्सर के युद्ध ने पुष्ट किया। तीसरा लिखा है इसमें, टिप्पणी करें। तो यहाँ पर आपको अपने विचार ही लिखना है, जो आपने समझा है उस टॉपिक को पढ़ के वही आपको लिखना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पलासी की निर्णय को, तो पलासी का जो युद्ध हुआ था, पलासी की लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब यानी कि सिराजुद्दौला के बीच। तो उसका क्या निर्णय हुआ, तो उसके क्या परिणाम हुए थे, तो उसमें हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद होगा तो पलासी के युद्ध का ईस्ट इंडिया कंपनी के दृष्टिकोण से क्या महत्व था, उसमें हम लोगों ने लिख लिया था। उसमें हम लोगों ने राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को हम लोगों ने देख लिया था कि भी बंगाल की राजनीतिक, अभी जो है बंगाल की राजनीति अंग्रेजों की मर्जी से चल रहा था। कौन नवाब बनेगा कौन नहीं, ये कौन तय कर रहे थे? अंग्रेज तय कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया था, उसके बाद मीर कासिम को बनाया था, फिर मीर जाफर को बनाया था। तो पलासी के युद्ध के बाद ही ये सब शुरू होता है।
और आर्थिक में हम लोगों ने देख लिया था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों को मिला था। बड़े पैमाने पर धन का दोहन होता है, उद्योग नष्ट होते हैं, क्योंकि अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो जबरदस्ती जो है भारतीय कारीगरों से कम पैसे पर उनके वस्तुओं को खरीदते थे। तो इससे क्या होगा, उन्होंने मजबूरी में काम छोड़ना शुरू किया, इससे भारत के उद्योगों का पतन हुआ। आप इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लासी के निर्णय क्या क्या थे, परिणाम, निर्णय या फिर परिणाम क्या थे प्लासी के, तो आप उन्हें बता सकते हैं राजनीतिक और आर्थिक तौर पर। उसके बाद बक्सर के युद्ध ने पुष्ट किया, यानी कि बक्सर के युद्ध ने मुहर लगा दिया। प्लासी के युद्ध का जो जो परिणाम थे, प्लासी का युद्ध एक विश्वासघात था। हम लोगों ने बात किया था कि प्लासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था बल्कि एक विश्वासघात था। तो अंग्रेजों ने धोखे से जीता था प्लासी के युद्ध को, लेकिन बक्सर के युद्ध में ऐसा कुछ नहीं था। बक्सर का युद्ध आमने सामने की लड़ाई थी। अंग्रेजों ने ये दिखा दिया था बक्सर के युद्ध में कि नहीं, हम ताकतवर हैं, हमने गलती से नहीं जीता था, हम ताकतवर थे और हम जीतने के लायक थे। अंग्रेजों ने ये मुहर लगा दिया, ये ठप्पा मार दिया अंग्रेजों ने कि बक्सर के युद्ध में कि नहीं, हम जीतने के लायक थे तब हम जीते, यानी कि पुष्ट किया। बक्सर के युद्ध ने पुष्ट किया, यानी कि बक्सर के युद्ध ने वो मुहर लगा दिए, बक्सर के युद्ध ने वो ठप्पा लगा दिया कि हाँ, जो परिणाम हुए थे वो परिणाम होने के लायक थे। अंग्रेजों ने बता दिया बक्सर के युद्ध में, नहीं, हम वाकई में ताकतवर थे, हम वाकई में ताकतवर हैं, हम जीत सकते हैं, हम अगर बुद्धि का प्रयोग नहीं भी करते तो भी हम जीत सकते थे। तो बक्सर के युद्ध ने पुष्ट किया, मतलब कि बक्सर के युद्ध के बाद क्या क्या परिणाम हुए। जो बड़ी लड़ाई थी, बक्सर का युद्ध आमने सामने की लड़ाई थी, इसमें कोई चालाकी चली नहीं थी अंग्रेजों की। तो आपको उसको भी यहाँ पर जो है लिख देना है विस्तार से एकदम। पहले तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, आप शब्द सीमा पर मत जाइएगा। आप शुरू में आप शब्द सीमा पर जाइएगा ही नहीं, आप बस ये देखिएगा कि जो प्रश्न का जो मुख्य मांग है आप उसे लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। आप पहले प्रश्न के मुख्य मांग को लिखिए, धीरे धीरे जब आप लिखने लगेंगे, आपकी हैबिट हो जाएगी, तो आप अपने आप जो है शब्द सीमा में और कम टाइम में आप लिख लेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ही पढ़ी करें, यानी कि आपको अपने विचारों को ही यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, कुछ प्रश्न थे, हम लोगों ने प्रश्न को ले लिया है, तो प्रश्न को आप लिखिएगा जरूर, आप अटेम्प्ट करेंगे प्रश्न को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना लिखे तो कुछ होने वाला है नहीं। आपने जो समझा है वही आपको लिखना है, अलग से आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो कॉपी में मैंने लिखवाया है, अगर उस पर आपकी पकड़ है, नोट्स पर आपकी पकड़ है, तो आप प्रश्नों को सॉल्व कर जाएंगे। और जो आपने समझा है बस उसी को आपको लिखना है। आपने अगर दो चार घटनाओं को रट के अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि लिख लेंगे, तो आप नहीं लिख पाएंगे। आपको परिस्थितियों की और वहाँ पर क्या क्या परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों की आपको समझ होनी चाहिए, मतलब उस टॉपिक की समझ आपको होनी चाहिए। ऐसा केवल ऑप्शनल में नहीं, आपको जीएस में भी ऐसा ही समझ होनी चाहिए, तभी आप जीएस में भी और ऑप्शनल में भी नंबर ला पाएंगे। तो लिखिएगा जरूर, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।